नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज मैं उपस्थित हूँ एक नया अध्याय लेकर के। इस अध्याय का टाइटल रहेगा सब्जियों की खेती। यहाँ हम पढ़ेंगे विभिन्न सब्जियों की खेती के बारे में और यह अध्याय संख्या रहेगी 7, कक्षा 10 कृषि विज्ञान का यह अध्याय है। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आलू की खेती के बारे में। देखिए, विभिन्न प्रकार की इस जो सब्जियों की खेती का अध्ययन जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हमें करना है। यहाँ आलू पढ़ना है, फूल गोभी के बारे में पढ़ना है, गाजर के बारे में पढ़ना है, खरबूजे के बारे में पढ़ना है और भी कई सारी फसलें हैं उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग आलू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और हाँ, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। और हाँ, अपने मित्रों के साथ साझा भी कर सकते हैं वीडियो को, जिससे वह भी अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। ओके, देखिए सबसे पहले वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम या बोटानिकल नेम जो है आलू का, उसे देख लेते हैं। तो आलू का बोटानिकल नेम रहेगा सोलेनम ट्यूबेरोसम। देखिए, आप जब हाथ से जो नाम है इसे लिखें तो आपको दोनों को अंडरलाइन करना बेहद आवश्यक है। पहला लेटर जो है कैपिटल से स्टार्ट होता है, लेकिन दूसरा वर्ड जो है इसमें स्मॉल से ही स्टार्ट होगा। ओके, और ये जो एल है ये लैटिन को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। हिंदी में आलू कहते हैं। और ये जो है सोलेनेसी परिवार का सदस्य है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और गुणसूत्र संख्या जो है यहाँ हमें 2n = 48 देखने को मिलती है। और आलू जो है एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है, जो कि खुद ही स्वपरागण इसमें होता है, खुद ही पॉलिनेशन कर सकती है। लेकिन जितनी भी हमारी सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप होती है उनमें 5% हमें क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। अब बात करें पुष्पक्रम की, तो यहाँ साइमोस टाइप का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। यह जो पुष्पक्रम है गुच्छे में आता है और इसके जो फूल होते हैं वो हल्के सफेद रंग से लेकर के नीले रंग तक के हो सकते हैं। ठीक है। और फल की प्रकार की बात करें तो इस फूल के बाद में जो फल बनता है वो बेरी टाइप का बनता है। लेकिन ये जो फल होता है ना, उसे हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। जड़ की बात करते हैं तो आलू में हम जो जड़ है वो रेशेदार हमें देखने को मिलती है, यानी फाइब्रस रूट सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। तने की बात करें तो यह तना जो होता है हरे रंग का होता है, खोखला होता है, जिसमें कई सारी गांठें होती है, यानी नोड्स होते हैं, जिनसे पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं। बात करते हैं लीव्स की, तो आलू के पौधे में संयुक्त पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें कई छोटे पत्रक लीफलेट्स एक मुख्य डंठल से जुड़े होते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक। अब बात करें फूल की, तो आलू के फूल जो होते हैं छोटे सफेद या हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। और इनका गुच्छा, मतलब ये जो होते हैं आमतौर पर गुच्छे में ही आते हैं। लेकिन ये जो आलू का बीज है ना, जो फूल से बनेगा, उससे हम लोग कोई खेती बाड़ी नहीं करते हैं। और करते हैं तो उससे हमें कम उत्पादन मिलता है, इसीलिए नहीं हम उसे करते हैं। ज्यादातर हम जो खेती करते हैं वह करते हैं कंद से, यानी कि जो मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है, उससे हम लोग खेती करते हैं। ठीक। बात करें फल की यानी फ्रूट के टाइप की, तो आलू का जो फल होता है बेरी टाइप का होता है। कैसा होता है? बेरी टाइप का फल होता है, जो कि आमतौर पर परिपक्व नहीं होता है, यानी पकता नहीं है, फर्टिलाइज नहीं होता है ये। ठीक है, फर्टाइल नहीं होता। और ये हरा ही रहता है, यानी कि भाई देखो, ऊपर रहेगा जमीन से तो हवा चलेगी तो हरा तो हो जाएगा ना। इससे होता क्या है कि इसमें सोलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सोलेनिन एक विषाक्त पदार्थ है, यानी कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि आलू के अंतर्गत पाया जाता है। और हरे आलू जो होते हैं ना, मिट्टी में भी जो आलू ऊपर निकल के आ जाते हैं ना, हरे हो जाते हैं, उनमें भी सोलेनिन बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे वह टॉक्सिक हो जाते हैं, जिनका हम लोग सेवन नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभार कोई व्यक्ति हरा आलू खा भी लेता है तो उसका जी मतलाने लगता है, जी मिचलने लगता है और उल्टियां जैसी फीलिंग होती है उसे, और चक्कर थोड़े से आने लगते हैं। तो हरे आलू खाने से अवॉइड कीजिए, बचिए। ठीक है। तो ये तो फल होता है, फ्रूट का टाइप होता है। अब बात करते हैं ट्यूबर की, यानी कंद की। तो यह वही भाग है जिसे हम लोग खाते हैं, जिसे हम खाते हैं उसे ट्यूबर बोलते हैं। ये भूमिगत है, यानी कि जमीन के नीचे का स्ट्रक्चर है जो जमीन के अंदर बनता है। और ये मॉडिफाइड स्टेम होती है। ठीक है। ये कंद जो होता है अंडाकार, गोल या लंबा हो सकता है। इसका रंग जो होता है सफेद, पीला या लाल बैंगनी जैसा हो सकता है। तो ये मल्टीपल कलर्स में आपको मिल जाता है। और ब्लैक पटेटो भी मिल जाता है। तो कई सारे कलर्स में आपको जो आलू है वह देखने को मिलता है। बात करते हैं यूपी के अंतर्गत आलू की कुछ क्या कंडीशन है। देखिए, आलू उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में हमारी में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यूपी की जितनी फसल है ना, उनमें से महत्वपूर्ण फसल है आलू। सबसे ज्यादा यूपी ही कल्टीवेट करती है आलू को। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है ना, पूरे देश में आलू के उत्पादन में यूपी का दबदबा रहता है। ठीक। यूपी का दबदबा भैया, जैसे गन्ने के उत्पादन में भी यूपी का दबदबा है, गेहूं के उत्पादन में भी यूपी का दबदबा है, और आलू के में तो है ही। जितना हमारा देश कल्टीवेट करता है ना, जितना हमारा देश प्रोड्यूस करता है, पूरा देश, बात हो रही है, पूरे कंट्री की बात हो रही है।
उतने में हमारा स्टेट 35% योगदान देता है। अरे 100% है तो 35% के बाद केवल हमारा यूपी ही गवर्न करता है। बचे हुए जितना भी परसेंटेज बचता है उसमें पूरा जो स्टेट्स बचे हुए हैं कंट्री के वो आते हैं। पश्चिमी यूपी को भारत का आलू का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखें यूपी में आलू की खेती क्यों है खास। महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, देखिए आर्थिक मजबूती। यूपी में लाखों किसान आलू की खेती से अपनी जीविका चलाते हैं, यानी आजीविका जो है उनकी लाइफ जो है उसे रन करते हैं। 2022 में यूपी में किसानों ने आलू की बिक्री से 40,000 करोड़ रुपए कमाए थे। कितने करोड़ रुपए कमाए थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में कि यूपी के अंदर क्यों है खास आलू की खेती। देखिए आर्थिक मजबूती, यूपी में लाखों किसान जो है आलू की खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी लाइफ को रन करते हैं। देखिए 2022 में यूपी के किसानों ने आलू से, मात्र आलू की बिक्री से 40,000 करोड़ से अधिक कमाए थे। ये केवल यूपी यूपी की ही कमाई है आलू से। ठीक है, आलू जो है रोजगार का सृजन है, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कैसे, देखिए अलग अलग स्टेट से यूपी के अंदर आलू की खुदाई जब होती है तब जो लेबर है वह बुलाई जाती है। तो लेबर के लिए भाई देखो, लेबर आती है, ठीक है, तो लेबर को कितना चार्ज दिया जाता है, 350 से लेके 500 रुपए तक, जो भी उनका मतलब उनकी जो दिहाड़ी होती है उस हिसाब से उनको उनकी दिहाड़ी दी जाती है। ठीक है, तो वो एक तरह से रोजगार सृजन है, यानी कि उनको रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट हो रही है। मतलब जो जनसंख्या है, जिनके स्टेट्स में कुछ रोजगार नहीं है, वो यूपी के अंदर आते हैं आलू की खुदाई के सीजन पर। ठीक है, बिहार से भी आते हैं, एमपी से आते हैं, कई सारे स्टेट से आते हैं, तो वो आलू खुदवाते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं, फिर अपने जो स्टेट है वहां पे लौट जाते हैं। तो आलू एक तरह से रोजगार सृजन करता है, यानी कि रोजगार सृजन करता है, बनाता है, यानी कि रोजगार निर्माण कर रहा है, रोजगार दे रहा है। बात करें खाद्य सुरक्षा की, देखिए आलू एक सस्ती और पौष्टिक सब्जी है, लेकिन अभी आप सस्ते नहीं कहोगे आलू को, क्योंकि आलू अभी बहुत हाई है, 30-35 टच कर रहा है। मंडी का भाव बता रहा हूँ। ठीक, इस समय तो सस्ती नहीं है भाई। ये यूपी ही नहीं, ये जो है यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करती है। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करती है, और इसकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत। अब बात करते हैं जलवायु के बारे में कि किस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए होता है आलू की कल्टीवेशन के लिए। तो देखिए आलू के कल्टीवेशन के लिए सीजन जो है या सीजन, देखिए रबी सीजन की क्रॉप है भाई, तो रबी सीजन चाहिए होगी, ठंड का मौसम चाहिए होगा। ठीक है, तो ठंड का मौसम चाहिए होगा, यहाँ रबी सीजन लिख देते हैं। ठीक है, रबी का सीजन चाहिए होगा या विंटर सीजन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, विंटर सीजन चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा माउस ऐसा ही हो रहा है। बात करें टेम्परेचर की तो 14 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल की बात करें तो ये देखो, ये जो टेम्परेचर है ना पूरा ओवरऑल लाइफ के लिए टेम्परेचर है, रेनफॉल इतना चाहिए होता है 300 से 500 mm। ठीक, और सोइंग टेम्परेचर यानी बुवाई के समय टेम्परेचर 15 से 25 से हो तो सही है, मतलब हो तो सही है, जिससे टर्मिनेशन अच्छा होता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे 14 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता ही है, तो ये टेम्परेचर हार्वेस्टिंग के टाइम का है। और पूरी लाइफ के लिए ये जो है 14 से 25 हो तो कोई इश्यू नहीं है, इतने टेम्परेचर में आलू अच्छा ग्रो होके आता है, पौधा अच्छा बनता है और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध किस्मों के बारे में, तो देखिए कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना 2, चिपसोना 1, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, कुफरी अशोका। ये कई सारी वेराइटीज हैं कुफरी वाली। ठीक है, तो आप इनको भी कल्टीवेट कर सकते हैं। और भी अन्य वेराइटीज हैं, जैसे कि यहाँ है कुफरी गिरिराज, कुफरी हिमालिनी, कुफरी हिमसोना, कुफरी गिरधारी, कुफरी शैलजा, कुफरी गरिमा, कुफरी गौरव, कुफरी सदाबहार, कुफरी ख्याति। तो ये कई सारी वैरायटीज हैं आलू की जिन्हें आप कल्टीवेट कर सकते हैं और अच्छा खासा जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में, मतलब यहाँ एक चीज और है भाई, विदेशी किस्मों के बारे में और लिखा हुआ है, व्हाइट पोटैटो विदेशी किस्मों के बारे में। देखिए विदेशी में यहाँ है व्हाइट पोटैटो एक किस्म है, ये विदेशी किस्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कतारों में रखने और प्रक्रिया के लिए उपयुक्त किस्में कुछ अन्य किस्में भी दे रखी हैं। रजट है, राउंड वाइट है, राउंड रेड है, येलो फ्लैश है, ये कुछ अन्य यहाँ पे जो विदेशी किस्में हैं वो दे रखी है, फॉरेन वेराइटीज। अब बात करते हैं जमीन की तैयारी की। अभी तक हमने वेराइटीज की बात कर ली है, अब जमीन की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए खेत को एक बार 30 सेंटीमीटर गहरा जोत लें। ठीक है, 30 सेंटीमीटर गहरा जोत लें और अच्छे ढंग से बेड बनाएं, यानी कि देखिए मैं बताता हूँ सिंपल तरीका, ये लिखा है उसे छोड़िए। आपको 2 से 3 बार जुताई करनी है, किससे, कभी वाले जो हल होता है ना उससे, हैरो से।
हैरों से जुताई करनी है कम से कम 2 बार या 3 बार, तो 2 बार तो कम से कम करनी ही है। इसके बाद आपको 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करनी है। कल्टीवेटर से जुताई करेंगे आप 2 से 3 बार, फिर आपको उसमें पाटा लगाना है। पाटा लगाने से हुआ क्या कि डेले जो है वो टूट जाएंगे, मिट्टी फाइन हो जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी और बहुत महीन हो जाएगी, जिससे बेड जो बनेंगे हमारे बहुत अच्छे बन के आएंगे। ठीक। और गहरी जुताई करनी है ये हमें, कैसी करनी है, गहरी जुताई करनी है, जिससे हमारे बेड अच्छे बने। ओके। अब समय आता है बिजाई का। देखिए बिजाई के समय क्या करते हैं, अगेती बुवाई कर सकते हैं। आप अगेती बुवाई कर सकते हैं सितंबर जो है ना, उसके आखिरी सप्ताह जो होता है ना, आखिरी सप्ताह से अक्टूबर का पहला जो सप्ताह है, इसके बीच में आप जो है अगेती बुवाई कर सकते हैं। अगेती बुवाई करने से क्या होगा कि हमारा जो पौधा है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और आलू जो बहुत जल्दी जो है मतलब डेवलप होने लगेगा, तो हम जल्दी खोद करके उसे बेच सकते हैं। ठीक। यदि आप देखो सही समय पर बोना चाहते हैं, तो अक्टूबर जो है इसके दूसरे या चौथे सप्ताह में आप बुवाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर दीपावली का समय जो होता है उसी समय बुवाई चलती है आलू की। ठीक। अब देखिए फासला क्या रखना है, फासले में आप 20 सेंटीमीटर जो है, ये जो पौधे से पौधे की दूरी है, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी है, यानी जो बेड हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये बेड जो हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ इस बेड पर पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है 20 सेंटीमीटर रखनी है, और रो से रो की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है। अब बीज की गहराई क्या रखनी है, तो बीज हमें कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे डालना है बेड में। ठीक है। और मिट्टी की परत जो होती है, मशीन से बोते हैं यार, मशीन से ढकता हुआ तुरंत ही चला जाता है, गिरता हुआ जाता है और ढकता हुआ जाता है। बिजाई का ढंग क्या है, ट्रैक्टर से चलने वाली ऑटोमेटिक मशीन से बो सकते हो, या हाथ से हम बीज डालते हैं प्लांटर में, उससे बो सकते हो, या हाथ से भी आप फावड़े से बो सकते हो। तो कई सारे तरीकों से आप आलू बो सकते हो। आप आलू वाले किसान हो भाई, यूपी वाले हो, तो आलू तो करते ही होंगे, आपको पता है आलू कैसे होता है, तो उसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इतने से आपका काम हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। बीज की मात्रा की बात करें तो रोपाई के लिए बड़ी आकार की गांठों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अच्छी अच्छी जो आलू के आलू हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, जो डिसीज फ्री हो, टेढ़े मेढ़े नहीं हो, मतलब एकदम बढ़िया आकार होना चाहिए। ठीक। और बिजाई के लिए बीज की मात्रा चाहिए होती है वो 13 से 15 क्विंटल चाहिए होती है। 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का मामला है यहाँ पे, 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ चाहिए होती है। ठीक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीज के उपचार के बारे में। तो बीज का उपचार, देखिए आलू की बिजाई के लिए सेहतमंद आलू ही चुने, एकदम बढ़िया आलू चुने, हेल्थी आलू चुने। बिजाई से पहले आलूओं को कोल्ड स्टोरेज से निकाल लें, यानी एक दो सप्ताह पहले निकाल लें, छांव वाले स्थान पर रखें जिसमें अंकुरित हो जाए। आलू के सही अंकुरण के लिए जिब्रेलिक एसिड का आप 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर 1 घंटे के लिए उपचार कर सकते हैं। फिर छांव में सुखा लीजिए 10 दिनों के लिए। ठीक है। छांव में सुखा लेने हैं 10 दिनों के लिए, हवादार कमरे में रख दें। ठीक है। इसके बाद करना क्या है, आपको इतना काम करने के बाद में जिससे अंकुरण हो जाता है, फिर आपको आलूओं को काटना है। यदि आपके आलू बड़े साइज के हैं तो आप उनको 2 से 3 भागों में विभक्त कर लीजिए, देन आप उनको बोइए। तो काट लीजिए, काटने के बाद फिर से आपको उपचारित करना है मैनकोजेब से। मैनकोजेब आपको लेनी है 0.5%, और मतलब इसमें 0.5% का घोल बनाना है। 5 ग्राम आपको मतलब 5 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में आपको डालनी है, और 10 मिनट के लिए यहाँ आपको आलूओं को भिगोना है। इससे आलूओं में जो शुरुआती गलन वाली समस्या है, शुरुआती जो रोग लगते हैं, कालापन रोग है, जड़ों में कालापन हो जाता है ना, वो है, और आलू गल जाता है, तो उससे आपके आलू बच जाएंगे। ठीक। और आप यहाँ कटे हुए आलूओं को 6% मरकरी के घोल से भी उपचारित कर सकते हैं। यहाँ पे मरकरी का घोल जो है टैपासन नामक दवा है उसमें मिल जाएगा आपको। 0.25% यानी कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल बना करके इनका उपचार कर लेना है। तो इस प्रकार से बीज का उपचार करते हैं आलू को गलने से बचाने के लिए, अंकुरण को अच्छे तरीके से बूस्ट करने के लिए। ठीक है। और हेल्थी पौधे के लिए। तो इस तरीके से बीज उपचार करना है आलू का। अब बात आती है यहाँ पे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में कि आलू को किस प्रकार से फर्टिलाइजर देना होता है। तो देखिए आलू की फसल के लिए मिट्टी में उर्वरता का संतुलन बेहद आवश्यक है। संतुलित प्रबंधन बेहद आवश्यक है। आलू के जो पौधे होते हैं ना, आलू को पौधों के स्वस्थ विकास एवं कंद जो ट्यूबर होते हैं उत्पादन के लिए प्राथमिक रूप से 3 जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। सिंपल यहाँ लिखा हुआ है कि आलू के जो कंद होते हैं, पौधा जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एनपीके। ये एनपीके इन्हें चाहिए होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है एनपीके का काम क्या होता है। नाइट्रोजन का काम होता है पत्तियों का विकास, हरे द्रव्यमान का वहाँ पे इनहेंस करना, जो मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे इनहेंस करना। फास्फोरस का काम होता है जड़ विकास करना, कंद का निर्माण करना।
और पोटेशियम का काम होता है तना और कंद के विकास को मजबूत करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इन तत्वों में हम संक्षेप से एनपीके के रूप में जानते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं रिकमेंडेड डोज क्या रहेगी। तो एनपीके की रिकमेंडेड डोज रहेगी 120-60 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये जो हेक्टेयर का मतलब एक रिकमेंडेड डोज है। नहीं तो आप सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद ही खाद का यूज करें, जो भी आप खाद दे रहे हैं। नहीं, अगर आपके पास सॉइल टेस्टिंग कराने का समय है तो आप एक रिकमेंडेड डोज दे सकते हैं, ये वाली। ठीक, तो ये रिकमेंडेड डोज है, इसे आप लगा दीजिए खेत में। और ज़्यादातर खेत की शुरुआती जो हम खेत को तैयार करते हैं ना, उसी समय सारे के सारे खाद डालते हैं। केवल अपना नाइट्रोजन बचता है, नाइट्रोजन हम बाद में सिंचाई के दौरान देते हैं। हम पूरा पोटेशियम डाल देंगे, पूरा फास्फोरस डाल देंगे। ओके। और एफ बाई एम भी बहुत जरूरी है भाई। देखो, एफ बाई एम या देसी खाद, हरी खाद, गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी है, इसे आपको जुताई के समय ही अपने खेत में मिक्स कर लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्व हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। जिंक के लिए जिंक सल्फेट ले लीजिए, बोरॉन के लिए बोरेक्स ले लीजिए। ठीक है। और भी अगर आप कोई भी और मैंगनीज वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है इनको ही आप ले लीजिए। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तरफ से बोरेक्स लेते हैं और 5 किलोग्राम आपको जिंक लेनी होती है 1 हेक्टेयर के लिए। ये दोनों चीज लेकर के आपको अच्छी तरह से ये जो एनपीके है इनके साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर देना है। देन आपको फिर से खेत को जुतवाना है। जुतवाने के बाद में आपको फिर बेड बनाने हैं। ठीक है। अब बुवाई करनी है अच्छे तरीके से। ठीक। और हाँ, मैंने आपको नाइट्रोजन बताया, आप नाइट्रोजन या तो पहले दे दीजिए अगर आपके पास है तो। नहीं तो आप नाइट्रोजन, मेरी माने तो नाइट्रोजन जो है मतलब बुवाई के समय बिल्कुल ही मत डालो, बुवाई के बाद डालो, यानी पहली सिंचाई पर डालो। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, आधा एनपीके और पूरा एफआईएम जो है बुवाई से पहले खेत की तैयारी के दौरान दे देना होता है। जो एनपीके है इसका आधा देना होता है, लेकिन एफआईएम तो पूरा देना होता है। यहाँ लिखा है ना, पूरा एफआईएम दे देते हैं, आधा एनपीके। जो एन है ना वही आधा देते हैं, पीके तो पूरा ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फास्फोरस, पोटास और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप यूज कर रहे हैं, जिंक, सल्फेट, बोरेक्स वगैरह, उनको पहले ही आपको मिट्टी जो आपने पहली जुताई करा रहे हैं ना, लास्ट जुताई, उस समय खेत में डाल देना है। ठीक है। तो बचा हुआ एनपीके जो है उसको आपको 30 से 35 दिन, यानी पहली सिंचाई जब होगी उस समय देना है। नहीं तो आप मेरी मानो तो जो नाइट्रोजन है उसे तो बिल्कुल ही मत दीजिए। यूरिया जो है बिल्कुल मत डालिए। यूरिया को आप सिंचाई के दौरान दीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। बात करते हैं जड़ के साथ मिट्टी लगाना। अब देखिए, अब यहाँ समस्या ये आती है कि हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कर लिया, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर लिया। ठीक है। और अब बात यहाँ ये आती है कि जड़ जड़ जो है उनके साथ उनसे मिट्टी लगाना, यानी दाब लगाना। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी हमारे झोरे जो होते हैं बहुत वैसे हो जाते हैं, बेड जो होते हैं ना बहुत पतले होते हैं, तो फिर हम वहाँ पे मिट्टी चढ़ानी होती है जिससे कंद बाहर निकल के ना आए। बाहर निकल के आएंगे तो हरे हो जाएंगे, इसलिए यहाँ मिट्टी चढ़ाना बेहद आवश्यक है। यदि आपके झोरे अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेड अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लगा रहे हो मिट्टी। ठीक है। और पानी में घुलनशील खादें हैं कुछ, तो ये तो मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ कुछ नहीं पड़ने का। ठीक है। ठीक। तो यहाँ आ जाओ खरपतवार सिंचाई पर। खरपतवार नियंत्रण वाल का है। बिजाई से पहले सिंचाई करें, यानी बिजाई से पहले, यानी प्री इरिगेशन कंडीशन करनी है। बोलते हैं ना गांव में परे, परवेट, भाई परवेट या परे जो भी बोलते हो आपके एरिया में। प्री इरिगेशन जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो प्री इरिगेशन आपको देनी है। प्री इरिगेट कर लेना है खेत को। जब आपके खेत में ट्रैक्टर या आपका पैर सहने लगे, खेत जो है, ठीक है, ट्रैक्टर का पहिया या बोझा जो भी सहने लगे, देन आपको जुताई करवानी है। पाटा लगा के खेत को छोड़ दीजिए। देन जब आप आलू बोएं, ठीक है, उस समय आपको जो भी सिंचाई विचाई मतलब जो भी चीजें होती है ना, जुताई वगैरह करवाते हैं, उसके बाद बो दीजिए। ठीक है। एक तो पहली इरिगेशन होती है बिजाई से पहले की। फिर आपको बिजाई के 10 से 12 दिन बाद आपको सिंचाई देनी होगी। जब पौधे उपज के आ जाए तब सिंचाई दीजिए, उससे पहले सिंचाई अगर ज्यादा ही कंडीशन खराब है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पौधे सारे निकल आए खेत में तब सिंचाई दीजिए पहली। और दूसरी सिंचाई इसके 7 दिन बाद दे दीजिए। ठीक है। बाकी सिंचाई आप परिस्थिति के अनुसार डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन बाद आपका खेत चाहिए, खेत को चाहिए पानी। ठीक। और आलू खोदने से पहले आपको कम से कम जो 10 से 12 लिखा हुआ है, मेरी मानो तो 20 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दीजिए। ठीक है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो देखिए, आलूओं में अंकुरण से पहले मैट्रीब्यूजन, खरपतवार नियंत्रण के लिए आलूओं के अंकुरण से पहले, जब आलू अपने बो दिए, आलू में अंकुरित होकर नहीं आया, पौधा बाहर निकल के नहीं आया, उससे पहले आप मैट्रीब्यूजन 70 WP 200 ग्राम, या इसकी जगह आप एलाक्लोर भी ले सकते हैं। या तो मैट्रीब्यूजन ले लीजिए या एलाक्लोर ले लीजिए। ये जो है 2 लीटर आपको लेनी है, ये 200 ग्राम लेनी है प्रति, मतलब 2 लीटर लेने के बाद आप 1 एकड़ में इसको यूज ला सकते हैं। 1 एकड़ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेट्रीब्यूजन या फिर एलाक्लोर, दोनों में से कोई एक दवा यूज कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, जो आलू होते हैं, आलूओं के 5 से 10% जो परसेंट अंकुरण और केवल मेड़ पर नदीम का हमला जो होता है ना, बहुत देखने को मिलता है। तो इसके लिए पैराक्वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैराक्वाट जो है आलू को भी नुकसान पहुंचाएंगी।
पैराक्वाइट आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए, नहीं तो ठीक है। पैराक्वाइट जो है ना बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से अटैक करती है, तो आप मतलब थोड़ी सी सावधानी बरत के, जो मैड मैड होती है ना उन पे इसका स्प्रे कीजिए, ठीक है, सावधानी से, आलू के पौधों पर ना जाए, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा पौधों का। देखिए, यदि नदीयों का हमला कम हो तो बिजाई के 25 दिन बाद आप मैदानी इलाकों में, 40 से 45 दिनों के बाद पहाड़ी इलाकों में, जब फसल 8 से 10 सेंटीमीटर कद की हो जाए, ऊंची हो जाए, तो आप जो नदीन है यानी खरपतवार है उन्हें हाथ से भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। आमतौर पर आलूओं की फसल में नदीन नाशक की जरूरत नहीं होती है, आप हाथ से ही उन्हें फेंक सकते हैं, क्योंकि जड़ों को मिट्टी लगाने से सारे नदीन नष्ट हो जाते हैं। देखिए, दाब जो लगाते हैं ना, मिट्टी जो चढ़ाते हैं झोरों पर, तो उससे सारे नदीन नष्ट हो जाते हैं, जितने भी बीड़ है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगानी है तो लगा सकते हो। नदीन के हमले को कम करने के लिए, मिट्टी की नमी को बचाने के लिए मल्चिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि धान की पराली, खेत के बची कुची सामग्री जो भी है बिछाई जा सकती है। बिजाई के 20-25 दिन बाद मल्चिंग को हटा दें। ठीक। जो आपने बोई है उसके 20-25 दिन बाद जो मल्चिंग है उसे उठा दें। और कुछ हानिकारक कीट भी हैं भाई। क्या हानिकारक कीट है? जैसे कि चैपा है। ये जो कीट है ना, पौधों के रस को चूसता है, पौधों के रस को चूसता है, इसलिए इसे रस चूसक कीट भी बोलते हैं। ये पौधों को कमजोर बना देता है, गंभीर हमले से पौधों के पत्ते हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, पौधों का पत्तों का आकार बदल जाता है। प्रभावित स्थलों पर काले रंग के फंगस जो है वो देखने को मिलते हैं। चैपे के हमले को चेक करने के लिए आप अपने इलाके के समय अनुसार पत्तों को काट दें। यदि चैपे का तेल चैपे या तेले का हमला दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफर्ट्स को खत्म करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो है बेहतरीन दवाई है, या आप इसकी जगह थाइमेथॉक्सम ले सकते हैं। 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। ये एफर्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं, आलू की पत्ती जो होती है ना उसकी नीचे की तरफ होती है। देन जो अगला कीट मतलब कीट रहेगा वह रहेगी कतरा सुंडी। ये जो कतरा सुंडी है ना, ये यह सुंडी जो है पौधों के अंकुरण के समय काट कर नुकसान कर देती है, यानी अंकुरण को ही नष्ट कर देती है। यह रात के समय एक्टिव रहती है, इसे रोकना मुश्किल है। इसके नुकसान को कम करने के लिए आप रूढ़ी की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसका हमला दिखे तो आप क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर सकते हैं। या पौधों पर फॉरेट 10G 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप फेंक सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। ठीक है, देन मिट्टी सड़क दीजिए, यानी पेड़ों के ऊपर डाल दीजिए, मिट्टी सड़क दीजिए फोरेट को। फोरेट वहाँ पे अच्छा असर आपको दिखाएगी। यदि तंबाकू सुंडी का हमला देखे तो रोकथाम के लिए आप क्विनल फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 cc 20 ml प्रति 10 लीटर में आप मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पत्ते खाने वाली सुंडी की बात करें तो ये वाली पत्ते खाने वाली सुंडी होती है, तो देखिए क्या है इसका। यह पत्ती खाने वाली सुंडी जो है फसल को नुकसान करती है, और यदि खेत में इसका हमला दिखे तो क्लोरोपाइरीफॉस या प्रोफेनाफॉस प्रोफेनाफॉस 2 ml, या लेवेंडा साई हेल्थ्रो हेलोथ्रिन साई हेलोथ्रिन जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक। या फिर लाल भुंडी आपको दिखे, यह लाल भुंडी दिखे आपको, तो यह सुंडी या भुंडी जो है कीड़ा जो है पत्ती को खाकर फसल को नुकसान करता है। इसके रोकथाम के लिए आप इनके अंडे को इकट्ठे करके नष्ट करते हैं। अब भाई अंडा कहाँ से इकट्ठा करोगे? एक एक का अंडा थोड़ी समेट में डोलोगे। इसके रोकथाम के लिए आप कार्बोरिल 1 ग्राम प्रति लीटर जो है इसके हिसाब से इसे स्प्रे कर सकते हैं कार्बोरिल से, तो कार्बोरिल से यह खत्म हो जाती है। अब बात आती है सफेद सुंडी की। सफेद सुंडी ये होती है भैया, सफेद वाली की सुंडी है, तो यह कीड़ा जो है मिट्टी में ही रहता है और जड़ों और तनों को, आलू के जो जड़ें हैं, तने हैं, उनको खाता है। इससे प्रभावित पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, आलूओं में सुराख देखने को मिलते हैं। इसे रोकने के लिए आप बिजाई के समय कार्बोफ्यूरॉन 3G 12 किलोग्राम 12 किलो या थीमट 10G 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं अपने खेत में। ठीक, तो इससे इसका जो हमला है रुक जाता है, कार्बोफ्यूरॉन या थीमट कार्बोफ्यूरॉन। अब बात आती है आलू के कीड़े की, तो देखिए यह कीड़ा जो है खेत और स्टोर में पड़े आलूओं पर हमला करता है। ठीक है, आलू का कीड़ा, ये वाला कीड़ा सड़ने वाला, ठीक है, यह आलूओं में छेद करके इसका गूदा खा जाता है। बीज सेहतमंद और बीमारी मुक्त प्रयोग करें इसके बचाव के लिए। यदि पूरी तरह गली रूढ़ी का खाद ही प्रयोग, मतलब यहाँ है पूरी तरह से गली हुई रूढ़ी का खाद का ही प्रयोग करें, अधगली ना डालें। अधगली में कीड़े उपलब्ध होते हैं। यदि हमला दिखे तो कार्बारिल का ही इस्तेमाल कर लीजिए। अब बात आती है बीमारी की, तो अगैती झुलसा है। ठीक है, अगैती झुलसा आलूओं में काला धब्बा रोग है, तो अगैती झुलसा अगर आपके खेत में आ रहा है तो यहाँ क्या करना होगा? देखिए, एक ही खेत में जो आप फसल लगा रहे हैं बार बार सेम फसल ना लगाएं, बदल बदल के लगाएं, यानी फसल चक्र अपनाएं। और यदि हमला दिखे तो मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक।
अब आलूओं में काला धब्बा जो है ये भी आलू की कंडीशन को खराब कर देता है, मार्केट में वैल्यू डाउन कर देता है। ठीक। तो इसके इलाज के लिए करना क्या है, आपको बीज बीज जो है बीमारी मुक्त आपको मिलाने हैं। यदि फिर भी समस्या देखने को मिलती है तो आप जो बीज बोर मतलब बोने से पहले उपचार करते हैं ना, तो मरकरी के घोल से उपचार करके बोए। ठीक है। और यदि खेत में 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाए तो यह बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। यानी कि आप 2 साल खाली छोड़ दीजिए खेत, कोई भी फसल ना लगाइए आलू वाली, तो नहीं, अपने खेत में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अब है नर्म होकर गलना। ये क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है कि पौधों के नीचे के हिस्से का रंग जो होता है ना काला, और प्रभावित आलुओं का रंग भूरा हो जाता है, और पौधा कांस्य रंग का नजर आता है, कांसे जैसे रंग का नजर आता है। ठीक है। और कॉपर कलर का कांसा वही तो होता है। और यहाँ बात करें, देखिए ज्यादा हमले की स्थिति में पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है, प्रभावित आलुओं पर लाल धब्बे नजर आते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, आपको सेहतमंद और बीमारी रहित बीज बोने हैं। ठीक है। या फिर अगर समस्या देखने को मिलती है तो बोरिक एसिड से भी जो हमारा बीज है उसे उपचार करके बो सकते हैं। ठीक। और हाँ, बीमारी की उचित रोकथाम के लिए मैदानी इलाकों में आप लोग कार्बन डाइजाम 1% 15 मिनट के लिए उपचारित कर रहे हैं अपने बीज को। ठीक है। कार्बन डाइजाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारी दवाएं यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। अब चितकबर्रा रोग है भैया, चितकबर्रा रोग देखिए, इससे पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधों का विकास रुक जाता है, आलूओं का आकार और गिनती कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है। अब बात आती है इससे मतलब इसके मैनेजमेंट की, तो यहाँ आप लोग बुआई के लिए सेहतमंद और बीमारी रहित आलू के बीज का प्रयोग करें और खेत की लगातार जांच करें। तो प्रभावित पौधों को पौधे जो हैं और उसके जो प्रभावित हिस्से हैं उन्हें तुरंत नष्ट कर दें। इसकी रोकथाम के लिए आप मेटाक्सिस टॉक्स या रोगोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगोर जो है 300 ml को आपको 200 लीटर पानी में मिला करके इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो इससे आप समस्या जो है, इसकी समस्या जो है उससे निजात आपको मिल जाएगी। अब बात आती है फसल की कटाई की, तो भैया देखो आप फसल की कटाई कैसे करें। अभी तो डिग्गर चलता है, डिग्गर से कटाई करते हैं, खुदाई करते हैं, कटाई कहाँ करते हैं, खुदाई करते हैं ना। हाँ। हाँ, खुदाई करते हैं भैया। करना क्या है भाई, डिग्गर से कर सकते हो, खुरपी से खोद सकते हो, मैनुअली फावड़े से भी खोद सकते हो, तो कई सारे तरीके हैं, जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी है खोद लीजिए। अब देखिए कटाई के बाद क्या होगा, खुदाई के बाद क्या होगा, आपको आलू जो है से व्यास के अनुसार यानी कि उसके साइज के अनुसार छांट लीजिए। आलू खराब है उसे अलग कर दीजिए। बड़े आलू जो है उनको चिप्स बनाने के कारण अधिक मांग रहती है, बड़े आलू को चिप्स बनाने के लिए बहुत मांग रहती है, तो बड़ा आलू अलग कर लीजिए, छोटे आलू अलग कर लीजिए। ठीक है। जैसे आपके क्षेत्र में आपकी मंडी में बिकता है उस हिसाब से आप उनकी जो भी ग्रेडिंग है वो कर लीजिए। यदि आप कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहते हैं ग्रेडिंग करने के बाद, तो कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हैं, नहीं तो मंडी भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये तो होता है हार्वेस्टिंग के बाद की प्रोसीजर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है फिनिश हो जाता है। यहाँ हमने आलू की खेती के बारे में अध्ययन किया है, यानी पोटैटो कल्टीवेशन के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम खरबूजे की खेती के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो अध्याय 7 था हमारा सब्जियों की खेती टाइटल रहेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हमने इस टॉप को कवर कर लिया है। फिर भी इस लेक्चर में कोई समस्या आई हो तो एक बार प्लीज रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप रिवाइंड नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है डाल सकते हैं, आपको समाधान कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही दिया जाएगा। ओके, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, प्रश्नों की टेंशन मत लीजिए, लास्ट में 3 मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूँ। उन 3 मॉडल पेपर्स में से ही आपका परीक्षा में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे आपको। टेंशन मत लीजिए प्रश्नों की। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने पर फोकस कीजिए। एग्जाम का भी टाइम है, तो एग्जाम की भी प्रिपरेशन मैं आपको सही तरीके से कराऊंगा। तो ठीक है साथियों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।